वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियोस में देखा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फॉर्म में, और लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया एलिमेंट्स, जिसे हमने फर्दर डिवाइड किया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं कंपाउंड्स। पहले हम देखेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड की टाइप्स जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, जिसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे, और इनऑर्गेनिक को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे एज एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स, अभी देखिए हमने पहले पढ़ा एटम, जो कि एक स्ट्रक्चर यूनिट है हमारे मैटर का। तो कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, एक बार उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एटम प्लस एटम फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। एटम और एटम जब भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये मॉलिक्यूल या तो एलिमेंट का होगा या फिर किसका होगा, कंपाउंड का होगा, राइट। तो एटम और एटम मिलेंगे तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। ये एलिमेंट का हो सकता है और कंपाउंड का। एलिमेंट में हमने देखा ही कि दोनों एटम अगर सेम टाइप के हैं तो वो एलिमेंट बनाएंगे, और दो अलग अलग टाइप के हैं तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। जैसे Cl2 H2, तो यहाँ पर दोनों के दोनों एटम किसके हैं, क्लोरीन के। इधर दोनों एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो जब एक से ज्यादा एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए पर ये दोनों एटम एक ही टाइप के होंगे तो फिर हम उन्हें बोलेंगे एलिमेंट्स। वेराज जब हम बोलते हैं ये एटम दो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे H2O या HCl, तो यहाँ पर एक एटम होगा आपके पास हाइड्रोजन का और दूसरा एटम होगा ऑक्सीजन का। तो जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो ये जो मॉलिक्यूल बनाएंगे वो किसका होगा, कंपाउंड का होगा। अब एक बार देखते हैं कि जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो वो आयनिक या कोवेलेंट होते हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा था, तो क्योंकि उसी के आगे हमारे पास चीजें चलेंगी तो स्ट्रक्चरली चलते हैं। मेटल हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। अब ये डिपेंड करेगा, एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है और तीन भी कर सकता है। तो हम लिखेंगे मेटल लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और फॉर्म क्या करता है, कैटायन। जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनाया, Na पॉजिटिव बनाया, राइट। ऐसे ही नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन, और क्या फॉर्म करता है, एनायन। तो ये भी हमने देखा कि क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बनाया Cl नेगेटिव। अब जब ये कैटायन और ये एनायन या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो हमारे एटम से मिलकर बन सकता है, और अगर वो आयन से मिलकर बन रहा है तो हम उन्हें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। सो दिस इज अ कैटायन प्लस दिस इज एन एनायन which is forming a compound, and hence this compound will be ionic compound because it is made up of ions, तो cation and anion, right। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड वो एनर्जी है जो इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है। सो इट इज द एनर्जी which binds the ions or atoms together। दो या दो से ज्यादा एटम या आयंस को जो एक साथ बाइंड करके रखेगी उसे हम बोलेंगे बॉन्ड। तो ये दिस इज आवर बॉन्ड। अभी हमने क्या देखा, क्योंकि ट्रांसफर से बन रहा था, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो जब ट्रांसफर से बनता है
तो फिर वो बनेगा आयनिक बॉन्ड। सो इट इज ऑलवेज बिटवीन एन एनायन एंड कैटायन, और यही बन जाएगा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जब वो ट्रांसफर के बजाय शेयरिंग से बनेगा। सो दिस इज लाइक CH4 मीथेन या CO2। तो यहां पर जो बनेंगे वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। इधर एक मेटल और एक नॉन मेटालिक पार्ट है, वन इज मेटल और वन इज नॉन मेटालिक। हियर इट विल बी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। अभी देखें हमारे पास कार्बन जिसमें लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है किसी भी एटम को स्टेबलाइज होने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है, यानी कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसको 8 पूरा करने के लिए अगर मैं 4 हाइड्रोजन के साथ इसे कंबाइन कर दूं तो फिर इसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसको अपना स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन स्टेबल हो गए और यहाँ पर हमारा कार्बन स्टेबल हो गया। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने दिखाया कि कार्बन के पास उसके अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। इसको 8 बनाने के लिए ना तो ये 4 लूज कर सकता था और ना ही ये 4 गेन कर सकता है। तो इसीलिए हमने इसको शेयरिंग के साथ 4 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दिए। तो अब ये जो है वो क्या बन जाएगा, CH4, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज मीथेन। तो इसीलिए जब भी 2 नॉन मेटल्स के बीच में कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वो हमेशा ही कोवेलेंट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। हमारे पास जब भी 2 एटम्स मिलते हैं तो वो बनाएंगे मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल या तो होगा एलिमेंट का या फिर होगा कंपाउंड का। एलिमेंट में एक से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएंगे और हम कह सकते हैं कि उसमें जितने भी एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल में वो सभी एक ही टाइप के होंगे, ये दोनों सेम टाइप के होंगे। जब ये दोनों अलग अलग टाइप के हों, एक हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन हो, एक H और एक Cl हो, एक NaCl हो, एक K और I हो, तो जब ये अलग अलग होंगे तो फिर हम बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल बनेगा, वो किसका बनेगा, कंपाउंड का बनेगा। तो मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन और कैटायन बनता है, नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन और एनायन बनता है। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पॉजिटिव बना, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फिर Cl नेगेटिव बना। जब ये दोनों आयन्स मिलेंगे तो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा, दिस इज NaCl। इसलिए कैटायन और एनायन जब भी मिलेंगे तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। बॉन्ड वो एनर्जी है जो दोनों एटम्स को या आयन्स को एक साथ बांध के रखती है, तो आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद देखें जो आयनिक होगा, इट इज ऑलवेज एनायन कैटायन। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, whereas जो कोवेलेंट होगा दैट इज ऑलवेज बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, राइट। अब इसके बाद कंपाउंड्स को एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से शुरू करेंगे। तो कंपाउंड्स हमारे पास वो चीजें होंगी जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेंगी, जिसमें एटम प्लस एटम या आयन प्लस आयन मिलकर एक क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। ये जो मॉलिक्यूल होगा वो कुछ लॉज फॉलो करता है। पहला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले इनको समझते हैं। हमारा जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो क्या कहता है, कहता सोर्स चाहे हमारे पास कोई भी हो, जो एलिमेंट्स हमारा एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं वो हमेशा ही एक डेफिनेट रेशियो या फिक्स रेशियो बाय मास में वो फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वाटर हम किसी भी सोर्स से ले, सी वाटर ले, रिवर वाटर ले, वेल से ले, या फिर किसी ट्यूबवेल से ले, टैप वाटर ले या मिनरल वाटर ले, हम कोई भी वाटर ले लें, यहाँ पर हमेशा 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वन इज योर हाइड्रोजन एंड द अदर इज योर ऑक्सीजन।
इनकी रेशो क्या होगी, इनकी रेशो होगी 2:16। जिसे हम जब लीस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1:8। तो इट स्टेट्स दैट आप जब भी वाटर बना रहे हैं तो उसकी जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, दैट इज 1:8। फिर इसके बाद देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें वो कहता है कि मास जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है एक केमिकल रिएक्शन में। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग अ केमिकल रिएक्शन, द मास in the overall process remains the same, that is mass of the reactant should be equal to the mass of the product. तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम देखें इसका जो मास है वो 100 है, यहाँ पर इसका जो मास होगा वो होगा 56 और इसका हमारे पास कितना होगा 44। तो अगर आपको एटॉमिक मासेस याद होंगे तो आप बड़ी इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल है और यहाँ पर जो टोटल होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम। सो कंपाउंड्स ऐसी चीजें होंगी जो केमिकली कंबाइन होंगी, चाहे वो दो एटम्स को मिलकर बनाई जाए चाहे दो आयंस को मिलकर बनाई जाए। फिर ये हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शंस में रहेंगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगी।